बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की जो बुक है रेनबो से प्रोज सेक्शन हम लोग अभी कर रहे हैं। इससे पहले हमने पोइट्री सेक्शन किया है और प्रोज सेक्शन से हमारा आज का जो लेसन है उसका नाम है दी आर्टिस्ट। तो चूँकि हो सकता है कि आपको इसमें साफ साफ दिखाई ना दे, इसलिए बेहतर होगा कि आप अगर अपनी पुस्तक अपने साथ लेकर के बैठे। मैं लाइन बाय लाइन जैसे पहले करता रहा हूँ उसी प्रकार से आज आपके साथ दी आर्टिस्ट, जो कि शिगा ना ओया के द्वारा यह रचित है। इसको शिगा नोया भी आप बोल सकते हैं, लेकिन शिगा ना ओया के द्वारा यह रचित है। शिगा ना ओया का जन्म जो हुआ था वो 28 फरवरी 1883 को हुआ था। ठीक है, 1883 यानी 28 फरवरी 1883 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ जो हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी 21 अक्टूबर 1971 को हुई थी। और ये एक बहुत ही चर्चित उपन्यासकार रहे हैं जापान की। तो ये जापानी लेखक है और इनका जो काल रहा है वो ताइसो और सोवा काल के ये लेखक रहे हैं। ये उपन्यासकार रहे हैं, यानी नॉवलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में काफ़ी चर्चित हैं और इनकी शॉर्ट स्टोरीज जो होती है वो काफ़ी मोरल देने वाली होती है। तो आज भी जो हम इनकी एक रचना पढ़ने जा रहे हैं दी आर्टिस्ट, ये काफ़ी मोरल देती है हमको। बहुत सारा इसमें नैतिकता और एक ऐसी चीज़ है जो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी मेरे हिसाब से है। इसको पढ़ करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जो हमारे समाज में घटित होता है उसको यह इंगित करती है। ये कहानी एक बहुत ही अच्छी कहानी है आपके लिए। इसमें बहुत सारा मैसेज हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं, आजकल बहुत जोर दिया जाता है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा हो उसको उस क्षेत्र में प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है और इसके कई कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने अभिभावक को अपनी प्रतिभा से परिचित नहीं करा पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम स्वयं भी अपनी प्रतिभा से परिचित नहीं होते हैं और जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे उस चीज़ के प्रति ख़त्म होने लगता है। तो एक ऐसे ही बालक की कहानी इसमें हमको पढ़ने के लिए मिलेगी। शिगा नोया के जो नाओया के पिता थे वो एक सफल बैंकर थे, जबकि इनकी मतलब जब ये 3 वर्ष के थे तभी इनके जो फैमिली थी इनकी वो टोक्यो चला गया। टोक्यो आप जानते हैं जापान की राजधानी है, उनके दादा दादी के पास, और वहीं उन्हीं लोगों ने इनका पालन पोषण किया। और जब ये 13 वर्ष के थे तब इनकी माता की डेथ हो गई थी और इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री 1906 में टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी से ली थी। 1906 में इन्होंने टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी, स्नातक किया था, माफ़ कीजिएगा एडमिशन कराया था, दाखिला लिया था। और ये एक एवरेज स्टूडेंट थे और 1910 यानी 1910 में इनको स्नातक की डिग्री नहीं मिली, लेकिन इनको विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा इसलिए क्योंकि 4 साल इन्होंने अपने स्पेंड कर लिए थे, लेकिन ये डिग्री हासिल नहीं कर सके। तो एक एवरेज स्टूडेंट थे ये। और इन्होंने जो उस समय हाथ से लिखी हुई पत्रिकाएं आती थी, तो उसमें एक पत्रिका थी, साहित्यिक पत्रिका, जिसका नाम बोया था। बोया के लिए इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की वहाँ से। और 1910 में ही इन्होंने सिरकाबा में अबसारी की कहानी जो थी उसमें अपना योगदान दिया। तो इन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल करने से के साथ ही अपने इस करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और करियर की शुरुआत कर ली थी। ख़ासतौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी ग्रेजुएशन के साथ ही। ये जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, और नॉवलिस्ट भी थे। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। इन्होंने 1912 में जुंकिची नाम के ओत्सु जुंकिची नाम से एक उपन्यास की रचना की थी और उसमें अपने पारिवारिक नौकरानी के साथ अपने संबंध को इन्होंने, यानी कि अपनी कहानी ही इसमें उन्होंने लिख दी थी। और इस कहानी का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि इनके परिवार को इससे काफ़ी धक्का लगा
और इनको अपना परिवार भी छोड़ना पड़ गया। इन्होंने जो नोवेल लिखी वो अपने जीवन पर आधारित एक नोवेल लिख दी और उसमें उन्होंने अपना और अपने नौकरानी के साथ जो इनके संबंध थे उसका वर्णन कर दिया, जिससे इनके परिवार को काफ़ी गहरा धक्का लगा और उन लोगों ने इनको अपने परिवार से बाहर कर दिया। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा काफ़ी स्थापित की और उसमें द रेजर जो कि 1910 में आई थी, सेवई से हाओटन, सेवई गॉड जो 1913 में आई थी और मजगुरु जो 1920 में आई थी, ये शामिल है। तो वो रचनाएं इन्होंने लिखी है और हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेवई से हाओटन यानी सेवई गॉड, वो और ये रचना दोनों लगभग मतलब उसी रचना को हम आज यहाँ पढ़ेंगे जो द आर्टिस्ट के टाइटल से हमारे पास है। इन्होंने मंजूरू 1920 में लिखी थी और इन्होंने सन 1949 में इन्हें जापान की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ कल्चर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 1949 में इनको ऑर्डर ऑफ कल्चर से सम्मानित किया गया था। आइए अब हम द आर्टिस्ट देखते हैं। ये एक बच्चे की कहानी है, सेबी की कहानी है और सेबी जो एक 12 वर्ष का बच्चा है उसकी कहानी है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं। सेबीज पेरेंट्स न्यू, सेबी के जो अभिभावक थे वो जानते थे दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स। गॉड्स होता है ये हम अपने यहाँ इसको कदम के जैसा कह सकते हैं। कदम का फल आपने अगर देखा होगा तो वैसा कह सकते हैं, ये कद्दू के आकार का होता है। तो कद्दू इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये गॉड्स भले अंग्रेज़ी में कद्दू के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम अपने यहाँ इसको कदम के रूप में देख सकते हैं। कदम का फल बिल्कुल वैसा ही होता है लेकिन काफ़ी छोटा होता है आकार में। तो वैसा ही एक फल गॉड्स हम इसको मान के चलते हैं। ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स, वह अपने लिए अक्सर कदम खरीदने बाहर जाया करता था। ही गॉट देन फॉर अ फ्यू एन, और चूँकि जापान की मुद्रा का नाम एन है तो वह उसे कुछ मुद्रा में ले लेता था यानी खरीद लेता था। एंड सून हैड अ सीजेबल कलेक्शन, और कुछ ही समय में उसके पास उसका गॉड्स का बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया। अब चूँकि गॉड्स का मतलब कद्दू होता है तो हम इसको गॉड्स के नाम से ही पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन की तो कोई अंग्रेज़ी या हिंदी होती नहीं है। तो अगर हम कद्दू करके पढ़े ना तो स्टोरी समझने में हमको दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको कद्दू करके नहीं, कदम करके या गॉड्स करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अच्छा खासा संग्रह कर लिया था कुछ ही समय में, जो कि इनको कुछ एंड में मिल जाता था वो गॉड्स। व्हेन ही केम होम, जब वह कभी घर आता, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड्स एंड, जब वो कभी घर आता तो क्या करता, सबसे पहले अपने कद्दू को यानी अपने कदम को देखता, अपने गॉड्स को देखता और फिर क्या करता, उसको ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड, और उसके ऊपरी सिरे पर एक छिद्र करता एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और सबसे पहले उसकी जो मतलब उसके अंदर से बीज को बाहर वो निकाल लेता। जैसे ही वो घर आता खरीद करके लाता तो सबसे पहले क्या करता, उसके ऊपरी सिरे पर एक छिद्र करता और फिर उसमें से बीज को निकाल लेता था। ये काम उसका था जब भी वो अक्सर खरीद के लाता था और उसके साथ ऐसा वो करता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट राइड ऑफ द अनपिल एसेंट गाउड स्मेल, और उसके बाद जो उसकी गंध होती थी, बदबूदार गंध, नापसंद करने वाली गंध जो होती थी, उसको दूर करने के लिए उसके ऊपर चाय की पत्ती का लेप चढ़ाता, यानी चाय की पत्ती से उसको पॉलिश करता था। ही देन फेच्ड द सिक विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स इन हिज फादर्स कप एंड केयरफुल्ली पॉलिश्ड द सरफेस। उसके बाद वह जो सेक होता था जिसे अपने पिता के खाली कप में से निकाल लेता था। हम लोग भी कोई चीज़ पीते हैं तो थोड़ा सा उसके नीचे बच जाता है, तो वो अपने पिता के खाली कप में से सेक निकालता था और उसको फिर ध्यान से उसके ऊपर उसका लेप चढ़ाता था। अब यहाँ पे जो ये सेक है वो क्या है तो वो हम जान ले। एक जापानी शराब आप इसको कह सकते हैं जो चावल से बनता था। जापानी पेय पदार्थ है, एक शराब प्रकार की चीज़ है जो चावल से बनता था और वो उसके पिता उसका सेवन करते थे। तो अक्सर मैंने पहले भी कहा कि वो क्या होता है कि रह जाता है किसी भी कप अथवा ग्लास के निचले सिरे में एक आध बूंद, तो वो उसको लेकर के उसको पॉलिश करना है या उस पर चढ़ाने का काम, सेक चढ़ाने का काम करता था, लेप चढ़ाने का काम करता था। अब कहते हैं सेबी वाज
फैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सेकेंड पैराग्राफ में हम हैं। तो सेबी वाज फैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सेबी कद्दू का शौकीन था। वन डे एज ही वाज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द बीच, एक दिन वह जब समुद्र के किनारे स्ट्रॉल कर रहा था, मटर गश्ती कर रहा था, यानी कि टहल रहा था, खेल रहा था, अब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और उस समय वो लीन था, खोया हुआ था अपने फेवरेट सब्जेक्ट में। और उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ये आपने देख ही लिया, गॉड्स है। ही वाज स्टार्टल्ड बाय एन अनयूजुअल साइट, वह एक अजीब सा नज़ारा देखकर चौंक गया। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना। ही कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ द वेल्ड elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. वह वहाँ पर देखता है एक बूढ़ा टकला आदमी जिसका चौड़ा सर था, और उसको एक झलक देखता है, और फिर वो जो है वो समुद्र के किनारे एक झोपड़ी से जल्दी से निकल रहा होता है। उसको उस मतलब अवस्था में सेबी जो है देखता है। क्या देखता है? तो समुद्र के किनारे जब वो अपने आप में खोया हुआ है, अपने गॉड्स में खोया हुआ है, गॉड्स के बारे में सोच रहा है, तो उसी समय वो देखता है कि एक टकला आदमी जिसका सर चौड़ा है वहाँ समुद्र के किनारे से एक झोपड़ी से निकलता है, और उसी समय उसके मुंह से निकलता है व्हाट ए स्प्लेंडेड गॉड्स थॉट सेबी, और उसने मुंह से अचानक निकल गया कितना अच्छा गॉड्स है, उसके मुंह से अचानक ये चीज़ निकल गया। किसको देख करके? उस टकले आदमी के सिर को देख करके। ठीक है। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट, बूढ़ा आदमी नज़र से ओझल हो गया, चूँकि वो वहाँ से निकला और फिर चला गया। वैगिंग हिज वेल्ड फाइन फेट, उलझन में अपना सर खुजलाते हुए, वो बूढ़ा आदमी उलझन में अपना सर खुजलाते हुए वहाँ से चला गया। हो सकता है उसको किसी बात की परेशानी रही हो। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक, तब जाकर सेबी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह गॉड नहीं था, वो गॉड्स जो जिसको वो समझ रहा था वो गॉड्स नहीं था, बल्कि था क्या? तो उस बूढ़े आदमी का सिर था। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये बताने के लिए कि वह अपने गॉड्स को लेकर के इतना खोया हुआ रहता था कि उसको दूसरी चीज़ें न दिखाई देती थी, न सुनाई देती थी, और न ही समझ में आती थी। वह इतना ज़्यादा क्रेजी था गॉड्स को लेकर के। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और फिर वो वहाँ खड़ा होकर के काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा अपनी भूल के लिए कि उसने उस व्यक्ति के सर को गॉड समझ लिया था। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, और वह वहाँ से घर आते आते तक हंसता ही रहा, दूसरा कोई काम वो नहीं कर सका। अब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं कि वेन एवर ही पास्ट, जब वह कभी गुजरता एक ग्रॉसरी, एक किराने की दुकान से, ये क्यूरियो शॉप, एक ऐसी दुकान से जहाँ अनोखी चीज़ें मिलती हो, और या फिर एक कॉन्फेक्शनर्स यानी कि एक मिठाई वाले के पास से, और इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, या वास्तव में ऐसी कोई भी जगह जहाँ उसको ये अनुमान हो कि यहाँ गॉड्स मिल सकता है, यानी कद्दू या कदम मिल सकता है। ये स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, वह किनारे पे एक मिनट रुकता। हिज आइज ग्लोड टू द विंडो, अपनी आँख से खिड़की को चिपकाता। अप्राइजिंग द प्रेशियस फ्रूट, उस कीमती फल को तारता रहता। जहाँ कहीं भी उसे नज़र आ जाता वह उस कीमती चीज़ को तारने लगता, उस कीमती चीज़ को देखने लगता। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेबी के अंदर ये आदत है कि वह जिस चीज़ को प्यार करता है, जिसके प्रति जुनूनी है, उसको ढूंढता रहता है। अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो आप जब कहीं से गुजरते हैं और क्रिकेट का बल्ले की दुकान हो तो आपकी नज़र वहाँ जाकर के एक बार ज़रूर टिकती है। आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल पे आपकी नज़र जाती है। आप अगर जिस चीज़ के आप शौकीन होते हैं उस चीज़ को देख करके आपकी नज़र वहाँ ज़रूर ठहरती है। तो ऐसा इसके साथ भी होता है, सेबी के साथ भी ऐसा होता है। सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक 12 वर्षीय लड़का है। तो सेबी 12 साल का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और अभी तक प्राथमिक विद्यालय में ही था। प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय जो होता है वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का होता है। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, जब क्लास समाप्त हो जाता तो इसके बदले कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता,
इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, यानी के बदले। ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वह आमतौर पर शहर में गॉड्स को ढूंढने के लिए घूमता रहता है, यानी उस कदम को ढूंढने के लिए घूमता रहता। देन इन द इवनिंग, और फिर शाम को, ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, वह अपने कमरे में पालथी मारकर बैठ जाता, उसके कमरे में जो उसका कमरा था वहाँ जाकर के वो बैठ जाता, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और जो ताज़े जो लाए गए कद्दू होते यानी गॉड्स होते, कदम होते, वह उस पर काम करने लगता। काम क्या करता, यह हमने पहले भी पीछे आपको बताया है कि वो काम करता था किस चीज़ का, उसको पॉलिश करने का, उसकी गंध को दूर करने का। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, जब वह इस पर उपचार कर लेता यानी उस पर नक्काशी कर लेता, पॉलिश कर लेता, ही पाउड इट अ लिटिल सेक, वह थोड़ा सा सेक उसके अंदर डाल देता। इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर, और फिर कॉर्क स्टॉपर जो होता है वो कॉर्क स्टॉपर अपने पकड़ने वाला होता है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए उसमें स्टॉपर लगाते हैं, तो कॉर्क स्टॉपर जो है उसमें लगा देता, स्टैंड एक प्रकार से उसमें लगा देता। और विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद ही आकार दिया होता है, खुद ही वो स्टैंड उसने बनाया होता है। रैप्ड इट इन अ टॉवेल, फिर उसको वो तौलिए में लपेट देता। पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, और टीन के एक डिब्बे में जो खास इसी चीज़ के लिए यानी कि गॉड्स का संग्रह करने के लिए उसने रखा होता, उसी डिब्बे में डाल देता। एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर। चारकोल फुट वार्मर का मतलब यहाँ पर है कि जो अंगाठी जलाने वाली चीज़ें होती है, जो आपने अच्छे से घरों में देखा होगा कि अंगाठी जलाई जाती है, घर में एक बनाया जाता है और उसमें अंगाठी जलाई जाती है ताकि धुएं से जो घर का पेंट है वो ख़राब ना हो और सर्दी के दिनों में उसका आनंद भी लिया जाए। ये आग सेकने वाली अंगाठी उसको आप कह सकते हैं। देन ही वेंट टू बेड, और फिर वह बिस्तर पर चला जाता है, यानी कि उसकी यह रूटीन, उसकी दिनचर्या का यह एक हिस्सा था कि वह ऐसा करता था। ठीक है, अब पैराग्राफ 5 में हम लोग आते हैं। एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसे ही वह अगली सुबह जगता, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड, तो सबसे पहले अपने उस कदम को जांचता परखता कि यह सही सलामत तो है अपनी वास्तविक स्थिति में, जैसा मैं चाह रहा था वैसा है या नहीं है। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट टेम्परेचर, रात भर के जो उस पर सेके जाने के कारण उसका जो छिलका होता वह पूरी तरह से गीला हो जाता था। और सेवी वुड गेज एडोरेंटली एट हिज ट्रेजर, से भी अपनी कीमती जो उसका खजाना था, ट्रेजर मतलब कीमती खजाना होता है, तो गेज ड्रोइंगली यानी कीमती खजाना जो उसका था उसको वह संभालता, उसको वह संभाल करके रखने का काम करता, क्योंकि उसकी पूंजी, उसकी संपत्ति जो थी वही थी, तो वह उसको संभाल करके देखता और टकटकी लगा करके बहुत प्यार से, क्योंकि उसकी संपत्ति तो वही थी जिसको वह जमा करता था सुबह से लेकर के रात तक, जिसका के ऊपर उसका ध्यान लगा रहता था। बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मेडल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, और फिर क्या करता, एक धागे से बीच में चारों ओर बांध देता उसको और फिर धूप में सूखने के लिए उसको टांग देता। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, फिर वह स्कूल की ओर प्रस्थान करता। ठीक है, फिर वह स्कूल की ओर प्रस्थान करता, यानी कि स्कूल से आने के बाद और स्कूल जाने तक के बीच में उसका जो सारा समय था वह गॉड्स की सेवा में ही बीतता था। तो शायद यही कारण है कि 12 वर्ष की अवस्था में भी वह प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था। अब 6th पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। सेवी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सेवी समुद्री किनारे के एक शहर में रहता था। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि यह आधिकारिक तौर पर एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, हालांकि आधिकारिक तौर पर वह शहर था, लेकिन इतना बड़ा शहर था कि 20 मिनट में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक चला जा सकता है। जैसे कि हम लोग जिस शहर में रहते हैं वो भी एक ऐसा ही शहर है कि 15 से 20 मिनट में हम लोग इस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं।
सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, और सेबी हमेशा गलियों में भटकता रहता था उसी खोज में। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड, और जल्द ही वह उन सभी जगहों के से परिचित हो चुका था जहाँ पर गॉड्स बिका करता था, यानी कदम या कद्दू बिकता था। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और बाज़ार में लगभग सभी प्रकार के जो गॉड्स थे उसको वह अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर चुका था, पहचानता था। अब 7वें पैराग्राफ में आते हैं। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नाल्ड, ठीक है, कहता है ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नार्ल्ड peculiarly from gouts अनयूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स। वह आमतौर पर कलेक्टरों द्वारा अनुग्रहित, यानी जो कलेक्टर जो उसके शौकीन होते थे उसके द्वारा अनुग्रहित किए हुए, यानी कलेक्ट किए हुए पुराना या ऐंठा हुआ या अजीब तरह के कद्दू पर ध्यान नहीं देता था। यानी अब एक चीज़ हमारा जानना ज़रूरी है कि जापान में इस बात का चलन था कि लोग गॉड्स को कलेक्ट करते थे, और यह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसको गॉड्स कलेक्ट करने की धुन सवार थी। इसके अलावा भी उसकी प्रदर्शनी लगती थी, यानी लोग उसको कलेक्ट करते थे। तो दूसरे लोग जो कलेक्ट करते थे वो ऐंठा हुआ या पुराना होता था ऐसा, लेकिन उस प्रकार का जैसा एक स्पेशलिस्ट कलेक्ट करता था, इसकी जो मतलब पसंद थी वो उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, अलग प्रकार का कलेक्ट किया करता था। द टाइप दैट अपील टू सेबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल। उस प्रकार का गॉड्स जो सेबी को आकर्षित करता था वो सुडौल या समतल था, यानी सीधा सीधा जो समतल होता था या जिसके आकार बिल्कुल सिंपल होते थे वैसे गॉड्स ये पसंद करता था। जबकि जो दूसरे संग्रहकर्ता होते थे, जो दूसरे लोग संग्रह करने वाले होते थे, जमा करने वाले होते थे, उनकी पसंद इससे बिल्कुल अलग होती थी। अब 8th पैराग्राफ में आते हैं। दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस। कहता है द यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस। वह जो तुम्हारा छोटू है लगता है साधारण दिखाई देने वाले को पसंद करता है। सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल। उसके एक पिता के दोस्त जो उसके पिता से भेंट करने आए थे, उन्होंने कहा उसके पिता से कि तुम्हारा जो छोटू है, तुम्हारा जो लड़का है, वह साधारण दिखाई देने वाले गॉड्स को पसंद करता है। ही पॉइंटेड द बॉय। उसने लड़के की ओर इशारा किया। हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर विजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गॉड। जो एक कोने में एक छोटे से गॉड्स पे पॉलिश करने में मग्न था। पैराग्राफ 9th में आते हैं। और फैंसी अ लेड, एक अलबेला बच्चा है, उसके पिता ने शायद रिप्लाई किया। स्पेंडिंग हिज टाइम, अपना समय बिता रहा है। प्लेइंग गॉड लाइक दैट विथ गॉड्स, यूं ही कद्दू के साथ खेल करके, गॉड्स के साथ खेल करके, कदम के साथ खेल करके। सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। गिविंग सेवे अ डिस्टिंक्ट लुक, सेबी को तारते हुए उसके पिता ने कहा। उसके पिता को एक अवसर मिल गया था अपने बच्चे की खिंचाई करने की। उसके पिता ने कहा कि यूं ही बैठा बैठा पूरे दिन समय बर्बाद करता रहता है गॉड्स के साथ। अब 10th पैराग्राफ में, सी हियर, इधर देखो, सेबी माई लैड, सेबी मेरे बच्चे। सेड द फ्रेंड, पिता ने कहा, यानी सेड द फ्रेंड, पिता के दोस्त ने कहा। देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग, उन चीज़ों का अंबार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट द क्वान्टिटी दैट काउंट्स, यू नो, तुम्हें मालूम है कि इन चीज़ों की भीड़ लगाने से कुछ नहीं होता। वाट यू वॉन्ट टू डू इज़ टू फाइंड 1 or 2 रियली अनयूजुअल वंस। तुम्हें तो 1 या 2 अनोखे गॉड्स ढूंढना चाहिए। 11th पैराग्राफ में आते हैं। प्रेफर दिस काइंड, सेड सेवी, मैं इस तरह का ही पसंद करता हूँ, सेवी ने कहा। एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और बात यहीं रोक दी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें अनोखे ढंग का कलेक्ट करना चाहिए। सेवी ने कहा कि मुझे इसी प्रकार का पसंद है, और उसने उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। सेबीज़ फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड। सेबी के पिता और उसके दोस्त उसके बाद उसी विषय पर, यानी गॉड्स के विषय पर ही बात करना शुरू कर देते हैं। अब 14th पैराग्राफ में, यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझे याद है वह बड़ा सा लंबा सा, माफ़ कीजिएगा। 13th पैराग्राफ में आते हैं। रिमेंबर दैट वैकिन गॉड, याद है वो बेकिन गॉड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, जो वे लोग पिछले बसंत में कृषि प्रदर्शनी से लाए थे। सेड द फादर, पिता ने कहा।
इट वॉज अ रियल ब्यूटी वाजंट इट, यह एक असली सौंदर्य थी, है ना। अब 14th पैराग्राफ, यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझे याद है वह बड़ा लंबा सा। अब 15th पैराग्राफ में आते हैं, एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जो ही सेबी उन लोगों की बातचीत सुना, ही वॉज लाफिंग इन वाइडली, वह अंदर से हंस रहा था। द बेकिन गाउड हैड मेड क्वाइट अ स्टेयर एट द टाइम, उस समय बेकिन कद्दू ने बहुत ही हलचल मचा रखा था। हर कोई उस कद्दू की यानी कदम की तारीफ़ कर रहा था। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब सेबे उसे देखने गया था, हैविंग नो आइडिया ऑफ कोर्स हु बेकिन माइट बी, बेशक कुछ पता नहीं था शायद कौन बेकिन गाउड था। ही हैड फाउंड इट रैदर अ स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, उसने इसे एक बेकार सा चीज़ पाया। एंड हैड वॉक्ड आउट ऑफ द शो, और वो प्रदर्शनी से वापस चला आया था। जब वो कद्दू मतलब वो गाउड जो था, जो चारों ओर हलचल मचा करके जिसने रखी थी, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि जब सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो सेबे के जहन में भी ये बात आया कि क्यों ना उसको देखा जाए। तो सेबे भी उसको देखने गया था, जिसकी बात उसके फादर अभी कर रहे हैं, उसके को देखने गया था। लेकिन जब उसने देखा तो उसे लगा कि ये कोई बहुत ही बेकार सी चीज़ है, बेकार में ही इसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और उसने उसके बाद क्या किया, तो वहाँ से वो प्रदर्शनी छोड़ करके वो वापस आ गया। अब 16 पैराग्राफ में आते हैं, आई डिडंट थिंक सो मच फॉर इट, मैं इसे इतना अच्छा नहीं सोचा था। इंटरप्टेड सेबी, सेबी ने टांग अड़ाया और बीच में बोल पड़ा, चूँकि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ उसके पिता ने जिसको बहुत अच्छा कहा, वो उसको बहुत भद्दा सा लगा था, इसलिए उसने बीच में ही इंटरप्ट किया, टांग अड़ा दी अपनी और कहा, आई डिडंट थिंक सो मच फॉर इट, मैं इसे इतना नहीं सोचा था, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना भद्दा होगा। इंटरप्टेड सेबी, सेबी ने टांग अड़ाया, बीच में बोला, इट्स जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग, ये बेढंगा सा एक विचित्र चीज़ था। कौन सा? जिसकी चर्चा, जिसकी प्रशंसा, जिस गॉड की प्रशंसा उसके फादर कर रहे हैं, उसके बारे में वो बात कर रहा है। उसको कह रहा है कि वो एक बड़ा बेढंगा सा था और मुझे वो बिल्कुल नहीं भाया, पता नहीं आप लोगों को क्यों भा गया। और ये सबसे बुरी आदत होती है, आप बड़ों के बीच में टांग ना आए, नहीं तो टांग टूटने का खतरा जो होता है वो बना होता है। तो एक तो पहले ही उसके दोस्त ने कहा था कि तुम्हें ऐसा कलेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और अब ऊपर से तुम्हें नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कम से कम टांग मत अड़ाओ। उसने टांग अड़ा दी। हिज फादर ओपेंड हिज आई विंड अ सरप्राइज एंड एंगर, उसके पिता ने गुस्से और अचरज में आंख दिखाया उसको। उसके पिता को ये चीज़ बहुत बुरी लग गई कि इसने बीच में टांग अड़ा दिया और उसने उसको आंख दिखाया। और पहले से ही उसके जो भौहें थी वो चढ़ी हुई थी अपने बेटे को लेकर के, क्योंकि दोस्त ने उसकी निंदा कर दी थी। और फिर देखते हैं 18th पैराग्राफ में, व्हाट्स दैट ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या था। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जब तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या बोल रहे हो, यू बेटर सेटअप, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि चुप रहो। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेबी ने एक शब्द भी नहीं कहा कि जब किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ की सुझाव देते हैं और पेरेंट्स आपको डांट देते हैं कि तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की समझ हमें बेहतर हो और आपको कम हो, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और एक अच्छे पेरेंट्स की ये निशानी होती है, एक पहचान होती है कि अपने बच्चे द्वारा कही गई बात को भी ध्यान से सुनते हैं और फिर उसको एक तर्कपूर्ण उत्तर देकर या तो संतुष्ट करते हैं या फिर उसकी बात को मान लेते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स के पास तर्क न हो तो वो झल्लाते हैं, गुस्साते हैं और डांटते हैं, हालांकि इसके परिणाम उचित नहीं होते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि बच्चों को भी चाहिए कि अपनी बात रखने के लिए उचित समय और उचित शब्दों का प्रयोग करें, ताकि पेरेंट्स को अपनी बात समझा पाएँ। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपनी बात अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि पेरेंट्स हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से चाहिए होता है, स्पेशली बच्चों को चाहिए कि वो इस बात को समझे कि उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप होता है। तो संभव है कि वो अपनी बात को समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, यानी कि एक बेहतर समय और उचित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए भी है। अब 19th पैराग्राफ में आते हैं, वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन जब वह एक अनजान गली में जा रहा था, ही केम अपॉन एन ओल्ड वोमैन विथ अ फ्रूट्स स्टॉल, वहाँ एक बूढ़ी औरत से जा मिला जो एक फल स्टॉल लगा रखी थी। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ने फल स्टॉल लगा रखी है, फल की दुकान लगा रखी है। सी वाज सेलिंग ड्रेप्ड
परसिमन्स एंड ऑरेंजेस, वह सूखा जो परसिमन्स यानी खुरमा होता है और नारंगी बेच रही थी ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस, घर के शटर पर, बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल के पीछे, शी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, उसने एक बड़ा सा गार्ड्स का गुच्छा लटका रखा था। अब 20th पैराग्राफ में देखते हैं, कैन आई हैव अ लुक, सेड सेबी, सेबी ने कहा क्या मैं इसे देख सकता हूँ, एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, और स्टॉल के पीछे, दुकान के पीछे भागा, एंड बिगन एग्जामिनिंग द गार्ड्स, और उन गार्ड्स को देखने लगा। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग, अचानक उसका ध्यान एक गार्ड्स पे पड़ा जो 5 इंच लंबा था, एंड फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, और पहली नज़र में तो काफ़ी मामूली नज़र आया उसको देखने पर। समथिंग अबाउट इट मेड सेबी हार्ट बीट फास्टर, पर इसमें कुछ था जिसने सेबी के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया, यानी वह सेबी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। पहली नज़र में जब उसने देखा तो उसे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुरंत ही वह उसको पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगने लगा, और उसकी धड़कनें बढ़ गई कि इसको कोई और ना खरीद ले, ये मैं ही खरीदूँ, और पता नहीं इसके कितने कीमत हमको देने पड़ेंगे, क्या मैं इसको ख़रीद पाऊँगा भी या नहीं खरीद पाऊँगा, यह सोच करके जो उसकी धड़कनें थी वो काफ़ी तेज़ हो गई। अब 21st पैराग्राफ में हम आते हैं, कहता है हाउ मच इज़ दिस वन, ही आस्क्ड पैंटिंग आउट द वर्ड्स, इसका कितना पड़ेगा, उसने हाँफते हुए उस महिला से पूछा। क्योंकि वो तो टहलने गया था तो उसने देखा कि एक ऐसा गार्ड्स यहाँ पर है, और फिर उसको उसमें से पसंद आ गया, तो उसने उस महिला से पूछ भी लिया कि अब आप बताइए कि ये कितने का है। तब तक उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि क्या मैं इसको ख़रीद पाऊँगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जब तक इसको देखूं तब तक कोई और इसको परचेज़ कर ले। तो ये सब सोच करके ना उसकी धड़कनें जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। तो 22nd पैराग्राफ में अब हम आते हैं, और यहाँ है कि वेल सेड द ओल्ड वोमन, ठीक है बूढ़ी औरत ने कहा, सिंस यू आर जस्ट अ लेड, क्योंकि तुम सिर्फ एक बच्चे हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 एन, मैं तुम्हें 10 एन में दे दूँगी, यानी तुम्हें 10 सिक्के चुकाने होंगे, 10 एन चुकाने होंगे, और 10 एन में मैं तुम्हें यह दे सकती हूँ। ये कहा किसने, उस बूढ़ी औरत ने कहा, और शायद मैं दूसरे को महंगा देती, लेकिन तुम एक बच्चे हो इसलिए मैं तुमको 10 एन में ये दे सकती हूँ। अब 23rd पैराग्राफ में आते हैं, इन दैट केस, ऐसी स्थिति में सेड सेबी अर्जेंटली, सेबी ने तुरंत कहा, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी, वॉन्ट यू, कृपया आप इसे मेरे लिए रखोगी ना, आई विल राइट बैक विद द मनी, मैं पैसे लेकर तुरंत वापस आऊँगा। ऐसा आपके जीवन में भी कभी हुआ होगा कि कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं और दुकानदार आपको तार लेता है कि बच्चे को इस चीज़ की इच्छा है, और आपको कोई चीज़ जब पसंद आ जाती है तो वो कहता है कि ये इतने का है और एक ही है, ये दूसरा नहीं है, और आप उसको कहते हैं प्लीज़ आप इसको सेव करके रखो, मैं पैसे लेकर के आता हूँ, और आप घर आते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होकर के अपने पेरेंट्स को परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे वो चाहिए ही, बिक जाएगा। हालांकि अब आप इस बात को समझते होंगे कि ऐसा एक नहीं होता है, कोई भी वस्तु एक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यूनिक हो सकती है। तो यहाँ पे सेबे जो है उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ इसको रखोगी ना, मैं पैसे लेकर के तुरंत आता हूँ, मैं आ रहा हूँ वापस इसको पैसे को लेकर के। अब 24th पैराग्राफ में आते हैं, ही डैश्ड होम, वह घर की ओर भागा, एंड इन नो टाइम एट ऑल, और बिल्कुल भी समय न गवाते वाज बैक एट द स्टॉल, तुरंत वापस दौड़ करके दुकान पर आया। ही बॉट द गॉड, उसने उस गॉड्स को खरीद लिया, एंड टुक इट होम, और उसे अपने घर ले गया। 25th पैराग्राफ में आते हैं, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, और उसके बाद से ही वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, वह कभी उससे अलग नहीं हुआ, उस गॉड से वो कभी अलग हुआ ही नहीं। ही इवन टुक इट अलॉन्ग स्कूल, वह उसे अपने साथ स्कूल भी ले गया, एंड यूज टू पॉलिश इन अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और क्लास के समय में भी वो अपने हाथ को डेस्क के नीचे करता और फिर उसको पॉलिश करता रहता। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, गॉड्स का मतलब होता है कद्दू, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कद्दू को हाथ में ले करके डेस्क के नीचे छुपा करके पॉलिश नहीं किया जा सकता, तो मैंने इसका एक विकल्प निकाल करके आपको दिया कि ये कदम हो सकता है, क्योंकि कदम जो होता है कद्दू के आकार का ही होता है, लेकिन कद्दू के जैसी ही उसकी संरचना होती है, लेकिन आकार उसका छोटा होता है, और उसको डेस्क के नीचे रख के पॉलिश किया जा सकता है। तो ऐसा हुआ कि वो उसको अपने साथ ले जाने लगा, और
अपने क्लास टाइम में भी डेस्क के नीचे अपने हाथ को करता और उसको पॉलिश करता रहता। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही कॉट एट हिज दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स। अधिक समय भी नहीं हुआ था कि उसे ये करते हुए एक शिक्षक ने देख लिया। अब ऐसा होता है, किस्मत ख़राब हो तो आप कभी मोबाइल फ़ोन लेकर के जाते हैं क्लासरूम में और टीचर की नज़र पड़ जाए और फिर आपको खड़ी खड़ी सुना देते हैं। हालांकि आज के दौर में और तब के दौर में बहुत अंतर था। अगर उस समय टीचर ने देख लिया और अगर पनिश किया तो फिर तो समझो कि आपका सब कुछ समाप्त हो जाता था। आज तो माहौल बदल गया है। अब टीचर उस प्रकार से पनिश नहीं करते और कन्वर्सेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। फिर भी एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, आप कभी जब स्कूल लाइफ में रहे होंगे और अगर मान लीजिए आपने कभी प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन लिया है, प्राइवेट स्कूल में आप कभी पढ़े हैं या फिर आपको कोई ट्यूशन टीचर रहे हैं, जब आप सुबह में उठ रहे हों और आपको उठने के बाद सबसे पहले आपको सुनाई देती है आवाज़ कि दरवाजे पर ट्यूशन वाले सर जी बात कर रहे हैं, आप बता सकते हैं उस समय क्या फीलिंग होती है। तो टीचर का खौफ थोड़ा सा तो होता ही है आज के डेट में भी, भले ही टीचर मेरे जैसा ही क्यों ना हो जो कभी डांटता या मारता या फटकारता नहीं हो, फिर भी शिक्षक का भय तो होता ही है। और यहाँ पे टीचर ने उसको देख लिया जैसे ही पॉलिश करते हुए, तो क्या हुआ अब देखते हैं। हु वाज पार्टिकुलरली इंसेंस्ड, जो विशेष रूप से क्रोधित था देखने के बाद, बिकॉज इट हैपन टू टेक प्लेस इन द इथिक्स क्लास। ओ माई गॉड, यह नैतिक शिक्षा की एक क्लास थी और फिर तो अगर मॉरल एजुकेशन की क्लास हो और उसमें आपने मॉरल गिरा दिया, यानी शिक्षक की ओर आपका ध्यान नहीं है, समझ लो कि फिर आपकी तो खैर नहीं है। वहाँ शिष्टाचार की ही क्लास है और शिष्टाचार में अगर आपने अशिष्ट जैसी बात कर दी, आपका ध्यान टीचर की ओर नहीं है, आप अपने काम में लगे हुए हैं, तो फिर क्या हो सकता है ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं। क्या हुआ होगा इसकी कल्पना आप कुछ सेकेंड के लिए कर सकते हैं। तब तक हम आते हैं 26 पैराग्राफ में। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान। शिक्षक जापान के दूसरे हिस्से से आए थे एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, और वह इसे घृणास्पद मानते थे। यानी उनके लिए गॉड्स का कलेक्शन करना और उसको यूज़ करना एक घृणा का काम था। द चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच एफिमिनेट पास्ट टाइम कि औरत के काम में मर्द बच्चा लिप्त हो, और उनके नज़र में ये जो कलेक्शन ऑफ गॉड्स था वो एक औरत का काम है, और अगर कोई बच्चा लड़का उसमें लिप्त है तो वो उनको घृणास्पद लगता था। जैसे मुझे अक्सर लगता है कि अगर आप में से ज़्यादातर लड़के जब नेल पॉलिश लगा करके आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घृणास्पद है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं अक्सर आपको टोक भी देता हूँ और आपको यह सलाह भी देता हूँ कि जो कुछ बच गया है लिपस्टिक वगैरह वो भी आप यूज़ कर ही लें। एज कलेक्टिंग गाउड्स, जैसे गाउड्स का कलेक्शन करना ये महिलाओं का काम है, ऐसा उनको लगता था क्योंकि वो जापान के दूसरे हिस्से से आए थे और जहाँ से वो आए थे वहाँ इसी प्रकार की कुछ विधि व्यवस्था थी। वहाँ ये काम संग्रह करने का काम, गाउड संग्रह का काम महिलाएँ करती थी। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग नैनी वैबुसी बैलेड्स। अब नानी वोशी वह विद्यार्थियों द्वारा, उन्होंने कभी स्टूडेंट द्वारा नानी ववुशी जो बैलेड है, बैलेड यानी एक काइंड ऑफ पोइट्री होता है बैलेड्स, जिसको गाथा गीत कहते हैं, विद्यार्थियों द्वारा कभी वो नानी ववुशी गाथा गीत गाने पर कभी इतना बुरा नहीं माना होगा जितना आज उन्होंने बुरा माना। हाउ एवर रक्यूसली, भले ही वह कितना भी कर्कशता पूर्वक क्यों न हो। नाउ व्हेन ही फाउंड सेबे साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गाउड, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी। जैसे उन्हें पता चला कि सेबी चुपचाप अपनी जो कदम है उस पर पॉलिश चढ़ा रहा है, तो उनकी आवाज़ जो है गुस्से में, क्रोध में कांपने लगी। आज उनको इतना गुस्सा आज से पहले शायद कभी नहीं आया था। भले ही किसी ने बैलेड्स को बहुत ही कर्कशतापूर्वक आवाज़ में, बहुत गंदे आवाज़ में गाया हो गाथा गीत को, तो भी उन्होंने इतना बुरा नहीं माना जितना बुरा आज उनको लग रहा था।
आज सेबी को उन्होंने जो पॉलिश करते देख लिया, ये उनको बहुत ज़्यादा क्रोधित कर गया और इतना क्रोधित कर गया कि उनकी आवाज़ जो है वो रोष में कांपने लगी, यानी वह क्रोध से लाल पीले होने शुरू हो गए थे। अब से 27वें पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं और 27वें पैराग्राफ में है, यू आर एन इडियट ही शाउटेड, तुम एक इडियट हो, मूर्ख हो, वह चिल्लाए, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। अब इन शब्दों को सुनने के बाद तो आपको निश्चित रूप से मेरी याद आ रही होगी। देन एंड देयर ही कॉन्फिस्केटेड द गॉड, उसी समय उसने क्या किया कि उसको कॉन्फिस्केट किया, यानी जब्त कर लिया। ऐसा होता भी है, अगर कोई अनवांछित चीज़ आपके पास पाई जाती है तो शिक्षक उसको जब्त कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ऑन विच सेवी हैड स्पेंड सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस पर सेवी ने इतने सारे घंटे काम किए थे, अब वो सेवी के हाथ में नहीं रहा, वो सेवी से छीन लिया गया। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। और वो भी किस शिक्षक के द्वारा? नैतिक शिक्षा, नैतिक शास्त्र के जो शिक्षक थे, एथिक्स के जो शिक्षक थे, उनके द्वारा जब्त कर लिया गया। और सेवी स्टार्ड स्ट्रेट अहेड, से भी सीधा आगे देखा, एंड डिडंट क्राई, वह रोया नहीं, वह रो भी नहीं सकता था क्योंकि जानता था कि गलत जगह वो फंस गया है। और अब 28th पैराग्राफ में हम आते हैं, कहते हैं व्हेन ही गॉट होम सेवी फेस वाज पेल, यानी जब वह घर पहुंचा तो उसका चेहरा जो है उदासी में पीला पड़ गया हुआ था। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, उसने अपना पाँव वार्मर में डाला। वार्मर मैंने पहले भी कहा था, गर्म करने वाला जो था, अंगाठी पे सेकने वाला, तो उसने अपने पाँव को सेका बिना कुछ एक शब्द कहे। एंड सिट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और दीवार पर दो टुक बैठा देखता रहा, यानी कि उसको एक गहरा सदमा लगा था शिक्षक के द्वारा वो छीन लेने पर, और शायद डांटने पर भी लगा हो, क्योंकि उसने अपने नज़रिए से कुछ गलती नहीं की थी। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जितनी उसको सज़ा मिल चुकी थी, या टीचर ने जिस प्रकार से उसके साथ ट्रीट किया था। अब 29th पैराग्राफ में आते हैं, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, द टीचर अराइव्ड, शिक्षक पहुँचे। एज सेवीज फादर वाज नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर्स शॉप वेयर ही वर्कड, सेबी के पिता चूँकि एक कारपेंटर शॉप पे, बढ़ई की दुकान पे काम करते थे, तो वो वहाँ पे से अभी घर नहीं आए थे, लेकिन टीचर घर पहुँच चुके थे। अब आप समझ सकते हैं कि बच्चे ने अगर टीचर को उस परिस्थिति के बाद घर आते देख लिया तो क्या होगा। चूँकि सेबी के पिता एक कारपेंटर के शॉप पे काम करते थे, तो वहाँ से वो अभी वापस नहीं आए थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबीज मदर, तो शिक्षक ने सेबी की माँ पर अपने हमले का रुख मोड़ दिया। उनका सारा गुस्सा उन्होंने सेबी की माँ पर ही उतार लिया। तो 30 पैराग्राफ में आते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इस तरह की चीज़ परिवार की जिम्मेदारी होती है। अब वो नैतिक शास्त्र के शिक्षक तो थे ही, तो जाहिर सी बात है कि वो नैतिकता न सिर्फ बच्चे को सिखाएंगे बल्कि उसके पेरेंट्स को भी सिखाने लगे। उन्होंने माँ को कहा कि इस प्रकार की उल्टी सीधी हरकत अगर बच्चा करता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार होता है परिवार में जो माँ होते हैं, जो बाप होता है, वो जिम्मेदार होता है। ही सेड इन अ स्टर्न वॉइस, उसने एक कठोर आवाज़ में कहा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, यह आप माता पिता का कर्तव्य है कि ये सब चीज़ न होने दे। इन द एंगोनी ऑफ एम्बैरसमेंट, अब एम्बैरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी होना। तो सेबीज मदर मटर्ड सम एपोलीज, सभी की माँ ने धीरे से माफ़ी मांग ली, शर्मिंदगी महसूस करते हुए, अपना सिर नीचे झुकाते हुए। और निश्चित रूप से अगर आपके शिक्षक आपके माता पिता के पास जाकर कंप्लेन करते हैं तो उनको तो बुरा लगता ही है, नहीं लगने जैसी कोई बात है ही नहीं। और कहते हैं मीन वाइल, इस बीच में सेबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिशियस ऑफ पॉसिबल इन द कॉर्नर, सेबी जितना हो सकता था उसने अपने आप को दीवार से छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसका प्रयास था कि उस पर किसी की नज़र न जाए। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि गुरुजी आकर के घर पे सुना चुके हैं और माँ को माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो समझ सकते हैं कि सेबी जानता था कि इसके आगे का परिणाम क्या होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको भी बखूबी मालूम होगा। तब
नैतिक शास्त्र के शिक्षक भले ही हो और आपका विषय भले ही मनोविज्ञान न हो, लेकिन इतना मनोविज्ञान तो आप भी जानते हैं कि इसके बाद का दृश्य कैसा रहा होगा। इसलिए सेबी अपने आप को दीवार से छिपाने की कोशिश कर रहा था। टेरिफाइड, डरा हुआ, ही ग्लांस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, वह अपने बदमाश शिक्षक पर नज़र डाला, एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और एक नज़र उसके ठीक पीछे वाली दीवार पर, वेयर अ होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गार्ड्स वाज हैंगिंग, जहाँ पूरे कतार में तरासे हुए गार्ड्स लटक रहे थे। What would happen if the teacher caught sight of them? क्या होगा अगर शिक्षक की उन सभी पर नज़र पड़ जाए। एक पर पड़ी तो इतना तहलका मचा दिया, उसने जितने जमा किए हैं उस पर नज़र पड़ जाए तो क्या होगा, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर सिहरा जा रहा था, डरा जा रहा था। अब हम आते हैं 32 पैराग्राफ में। कहता है ट्रिम्बलिंग इनसाइड, अंदर तक सिहरा हुआ, हिला हुआ, ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, वह आने वाली मुसीबत के इंतज़ार में था। आने वाली मुसीबत मतलब आप समझ सकते हैं, पिता के इंतज़ार में था। बट एट लेंथ द मैन exhausted his rhetoric and stamped angrily आउट ऑफ द हाउस, लेकिन एक समय बाद वह आदमी अपने बयानबाजी से थक गया और गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। सेबी हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जैसे ही शिक्षक गया सेबी ने राहत की सांस ली। जितना हो सकता था शिक्षक ने सुना दिया था, और अब वह जब बोलने में नहीं सक रहा है तब तो वो वहाँ से चला गया, और उसके जाते ही सेबी ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, थोड़ी सी जान में जान आई। सेबीज़ मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, सेबी की माँ ने सिसक सिसक कर रोना शुरू कर दिया। सेबी की माँ सिसक सिसक कर रो रही थी। इन अ क्यूरियस वाइन, विलाप में कराते हुए, सी बिगन टू स्कॉल्ड हिम, वह उसे डांटना शुरू कर दिया। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस, और इस सब के बीच में सेबीज़ फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, और सेबी के पिता इसी दारुण कथा के बीच पटाक्षेप करते हुए वहाँ पहुँच गए, दुकान से लौट आए। एज सून एज ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड, और जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हुआ था, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, उसने अपने बेटे की कॉलर पकड़कर उसकी अच्छी मरम्मत कर दी। कैसी हुई होगी इसका अनुभव आपसे बेहतर और किसी को नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हैं कैसी मरम्मत हुई होगी। यू आर नो गुड, ही बेल्ड एट हिम, तुम बहुत बुरे हो, उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा। यू हैव नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम कहीं होके नहीं रहोगे, तुम्हारा कोई नहीं होने वाला है। द वे यू आर क्राइंग ऑन, जैसा तुमने कैरिंग ऑन, जैसे रास्ते तुमने पकड़ रखे हैं, ये रास्ता बर्बादी की ओर ही जाता है। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, मेरा मन करता है कि उठा के तुमको गली में फेंक दूं जिसके लायक तुम हो। द गार्ड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, दीवार पे पड़े लौकी पे उनकी नज़र पड़ी, और इतने गुस्से में उनकी नज़र पड़ गई उन गार्ड्स की तरफ, कदम की तरफ। विदाउट अ वर्ड, बिन कुछ कहे, ही फेस्ड हिज हार्मर एंड, अपना हथौड़ा उन्होंने बिना कुछ कहे निकाल लिया। एंड सिस्टमेटिकल सेम्ड देन टू पीसेज, और क्रमबद्ध रूप से उन सभी को मार कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ऑन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। सेबी टर्न फेल, सेबी पीला पड़ गया। बट सेड नथिंग, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं गया। सेबी के देखते देखते ही सारे गार्ड्स जो है वो चकनाचूर कर दिए गए उसके पिता के द्वारा, लेकिन सेबी कुछ कह नहीं सकता था, उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। अब हम आते हैं 34 पैराग्राफ में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव सेबी कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पॉटर, सेबी ने उस जब्त किए हुए जो गार्ड्स थे उसे बूढ़े द्वारपाल को, जो गार्ड काम करता था, उसको दे दिया। हु वर्कड इन द स्कूल, जो स्कूल में काम करता था। हेयर टेक दिस, ये लो, ही सेड, उसने कहा। एज इफ हैंगिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, मानो जैसे कोई गंदी वस्तु दे रहा हो। द पॉटर टुक द गार्ड होम विथ हिम, द्वारपाल ने उस गार्ड को अपने साथ ले लिया और अपने घर ले गया। एंड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल स्टूनी रूम, और इसे टांग दिया अपने छोटे से घर में जिसमें बहुत सारे कालिक लगे हुए थे।
यानी जो पूरी तरह से गंदा था, जिसमें धुआं आता था, कालिख लगे हुए थे, शब्द का मतलब है कि यहाँ धुआं आता था, जिसमें चारों ओर धुआं फैला होता था, वैसे घर में उसको उसने टांग दिया। अबाउट 2 मंथ 35th पैराग्राफ में हम आते हैं। अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 महीने बाद, द पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी दैन यूजुअल। लगभग 2 महीने के बाद द्वारपाल ने महसूस किया कि उसे पहले से भी अधिक खुद को पैसे की आवश्यकता है, उसे पैसे की आवश्यकता है और उसके पास कोई विकल्प आज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसने महसूस किया। डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू लोकल कोरियो शॉप, तो उसने सोचा कि इस गॉड को जो नज़दीक की कलात्मक वस्तुओं की दुकान है, जो अनोखी चीज़ की दुकान है, वहाँ पर ले जा करके उसको बेच दे। टू सी इफ़ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट, ये देखने के लिए कि इसके बदले कुछ तांबे के सिक्के मिलते भी हैं या नहीं। द कोरियो डीलर एग्जामिनेड द गॉड्स केयरफुल्ली। कोरियो डीलर जो था, उसने उस जो अनोखी वस्तु का खरीदार था, उसने उसको देखा गौर से। देन एज्यूमिंग एन uninterested tone handed it back to the potter saying I might give you 5 yen for it, और फिर मुंह बनाते हुए लौकी को, यानी कि वो कद्दू को द्वारपाल को देते हुए कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 5 येन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें इसके बदले 5 येन दे सकता हूँ। उसने उसको 10 येन में ख़रीदा था या 10 सेन में ख़रीदा था, 10 सेन में ख़रीदा था, और अब उसको उस 5 येन उसके बदले मिलने जा रहे हैं। 10 सेन और 5 येन में आप अंतर समझ सकते हैं कि कितना अंतर होगा। तो उसने उसको कहा कि मैं तुमको इसके 5 येन दे सकती हूँ, और उसको आश्चर्य हुआ। द पॉटर वाज astounded, द्वारपाल चकित था। बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन रिप्लाइड कूली, लेकिन काफ़ी बुद्धिमान और बूढ़ा आदमी होने के कारण उसने शांततापूर्वक उत्तर दिया, आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट, मैं इसे अवश्य ही इतने में नहीं दूंगा। द डीलर इमीडिएटली राइज्ड हिज ऑफर टू 10 येन, और डीलर ने तुरंत उसकी कीमत दुगुनी कर दी, 10 येन कर दी। बट द पॉटर वाज स्टिल एडमेंट, लेकिन द्वारपाल अभी भी अविचलित नहीं हुआ। एडमेंट यानी वो अविचलित नहीं हुआ और वह उस पर भी नहीं माना। अब 37th पैराग्राफ में हम आते हैं। इन द एंड द कोरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड, और अंत में उस दुकानदार ने उसको 50 येन दे करके वो गॉड्स खरीद लिया। द पॉटर लेफ्ट द शॉप, द्वारपाल दुकान से निकला। डिलाइटेड एट हिज लक, अपने किस्मत पे नाज करते हुए। इट वाजंट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेक्स, यह अक्सर नहीं होता था कि शिक्षक किसी को 1 साल के वेतन के बराबर एक मुफ्त उपहार दे दे, यानी कि 50 येन उस द्वारपाल के 1 वर्ष का वेतन था, और ऐसा तो संभव नहीं था कि जानबूझ करके कोई उतना महंगा उपहार किसी को दे। He was so clever as not to mention the matter to anyone, वह बहुत चालाक था और उसने उस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। And neither Sebi nor the teacher ever heard what had happened to the god, और न ही कभी सेबी को और न ही उस शिक्षक को पता चला कि उस गॉड का क्या हुआ। Yes, the potter was clever, हाँ वह द्वारपाल चालाक था, but he was not clever enough, लेकिन वह इतना भी चालाक नहीं था जितना वह स्वयं को समझ रहा था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाय द कोरियो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन। उसने भी नहीं सोचा था कि उस अनोखी वस्तु के खरीदार ने जो उसे खरीदा है वह उसी गॉड्स को एक अमीर व्यक्ति को 600 येन में बेच देगा, लेकिन उसने ऐसा ही किया और उसने उस गॉड्स को 600 येन में उस दुकानदार ने बेच दिया एक धनी आदमी को। अब 38 पैराग्राफ में आते हैं। सेबी इज़ नाउ engrossed in his pictures, सेबी अब चित्र बनाने में मग्न था। He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who
slammed all his precious gold to pieces। वह न तो शिक्षक से अप्रसन्न है और न ही अपने पिता से, जिसने उसकी कीमती जो उसके गाउड्स थे उसको चोट मार करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। It gradually his father has begun to scold him for पेंटिंग पिक्चर्स। अभी भी कभी कभी उसके पिता ने चित्रकारी करने के लिए उसे डांटना शुरू कर दिया है। यानी कि अब उसके पिता कभी कभी उसको इस बात के लिए डांट देते हैं कि वो चित्रकारी क्यों करता है और पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता। इसका जो शीर्षक यहाँ पे टाइटल आपको मिला है द आर्टिस्ट, ये एक बहुत ही परफेक्ट टाइटल हो सकता है इसके लिए। एक कलाकार जिसकी किसी ने कदर नहीं की, एक छोटा सा बालक जिसको उसके लिए पनिश किया गया, जिसको उसके लिए डांटा गया, लेकिन उसके द्वारा जो कलेक्ट किया गया गाउड्स था वो जो 10 सेंट में ख़रीदा गया था वो 600 एंड में सोल्ड होता है। अगर यह बात उसके पिता को पता चले तो शायद उसे अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अफसोस हो। अगर यही बात उस नैतिक शास्त्र के टीचर को पता चले उसको भी शायद बहुत ज़्यादा अफसोस हो। और सेबी की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको किसी ने जज करने की कोशिश ही नहीं की, सबने अपनी अपनी इच्छा उसके ऊपर थोप दी। और शायद सेबी भी कभी अपनी बात अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को समझा नहीं पाया कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती है और हम में से ज़्यादातर बच्चों को ये सोचना पड़ता है, इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और हम इसमें भटकते रहते हैं, उलझे रहते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आइदर और क्या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमेशा अपनी प्रतिभाओं को पहचानना चाहिए और पहचानना चाहिए। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी बात अपने पेरेंट्स तक कितना बेहतर तरीके से हम रख पाते हैं, कितना कन्विंस कर पाते हैं, उनको अपनी बात से एग्री करवा पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी बात का, किसी भी काम का जो उचित समय होता है हम उसका प्रयोग करें और फिर अपनी बात हम अपने पेरेंट्स तक रख सकते हैं और एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। हमको सेबी बनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रतिभाओं को पहचानना है और दुनिया को भी इससे अवगत कराना है। आशा करता हूँ बच्चों की एक बहुत ही रोचक और बहुत ही मोरल एजुकेशन देने वाली इस लेसन को हमने पढ़ा है और ये निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।